नमस्कार, मैं हूं चंद्रा जोशी और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर। तो आज का यह विशेष कार्यक्रम हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। तो हमारे साथ उपस्थित हैं साहित्य, संगीत, कुमाऊनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में अपना अमूल्य योगदान देने वाली अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर पुष्पलता पुष्पांजलि जी। तो मैम, आपका सामुदायिक रेडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी के माध्यम से सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और चंद्रा जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे सम्मुख वो हैं और उनके माध्यम से कुछ जानकारियाँ मैं देना चाहूंगी। इसके लिए बहुत आभार आपका। तो मैम, सबसे पहले शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, ये चीज हमें बताएंगी? जी जरूर। देखिए, ये चीजें जो भी हम कुछ करना चाहते हैं या जो हमारी अभिरुचि होती है, उसका बीजारोपण कहीं ना कहीं शैशवावस्था में ही हमारे अंदर दृष्टिगोचर होने लगता है, क्योंकि हमारा रुझान, हमारा झुकाव उस ओर स्वतः ही होता है। तो ये जो मैं कहना चाहूंगी, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है कि साहित्य के प्रति अभिरुचि कैसे जागृत हुई, ये कहाँ से, ये मैं कहना चाहूंगी। कुछ तो जो मैं शुरुआती दौर की बात बताऊं कि प्रारंभिक स्थिति में हमारे जो पिताश्री थे स्वर्गीय मथुरा प्रसाद कोठारी जी, वो भी लेखन कार्य करते थे। उस समय उनके कुछ पुस्तकें निकली थी जिसमें एक दो के नाम हमें ध्यान है, वो भी बाद में हमने अपने बड़े भाइयों से सुने थे, क्योंकि दोहा, दोहावली वगैरह और बजरंग बावनी, इस तरह की कुछ पुस्तकों के नाम हमने सुने थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि उस समय हम इतनी छोटी अवस्था में थे कि इस चीज की जानकारी नहीं थी कि लेखन क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, या हमारे पिताजी क्या विधा जानते हैं, ये भी जानकारी नहीं थी। कहना चाहिए दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनका साया हमारे सिर से उठ चुका था। तो उसके बाद हमने सुना, और एक हमारे साथ दुखद स्थिति उस बचपन के समय में हुई थी कि जहाँ मेरा गरुड़, मैंने जनपद बताया, जहाँ मेरा बागेश्वर जनपद गरुड़ में जन्म स्थान है, वहाँ जन्म तो हुआ, और उसके बाद जो परिस्थितियां इस तरह की विकट आई कि हमारी शिक्षा फिर हमसे पहाड़ छूट गया। एक तो पिता का साया सिर पर नहीं रहा, दूसरा एक भयंकर अग्निकांड हुआ था जिसमें बहुत संपत्ति और हमारे पैतृक आवास, ये सब चीजें, पिताजी की साहित्यिक कृतियां और हमारी बचपन की यादें सब वहाँ भस्म हो। तो कहना चाहिए इस हल्द्वानी क्षेत्र में ही स्कूलिंग वगैरह हुई आगे चलकर, और उसी समय से कहना चाहिए कुछ ऐसी परिस्थितियों का, वो जो कहते हैं ना कि जो दुख विपदा की बातें, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, हमें पता लगा कि क्या था और क्या हो गए हैं, अनुभव में आने लगी कि ये सब क्या था और क्या है। तो वहीं से कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा, और माँ की वो स्थिति देखकर कि जल्दी से उस वैद्यपी का अनुभव करना और बच्चों की देखरेख करना, बच्चों को की देखरेख करना, वो कुछ पीड़ाएं, कुछ परिस्थितियां, उसी में कुछ छुटपुट मैं इस तरह की क्षणिकाएं, कुछ बंद लिखती थी। एक कवि महोदय का समागम घर पर आना हुआ जब, तो उन्होंने मेरे कुछ नोटबुक वगैरह में ये कुछ रचनाएं देख ली। बोले किसके द्वारा लिखी हैं? तो मैंने बताया भाई कभी कभी कभार कुछ मन में आता है भाव विचार, कुछ रचना नहीं, मैं ऐसे लिख डालती हूँ। बोले नहीं, यहाँ दो और फेयर करके दो। तो मैंने उन्हें सब साफ सुथरी उतार कर दी। पता लगा कि उनको तो उसमें कुछ साहित्य का रूप नजर आया, और वो बोले कि नहीं, ये रचनाएं बहुत उत्कृष्ट है, लिखो, कोशिश करो, लिखती रहो। तो वहां से एक उत्साहवर्धन हुआ। मैं 79 की बात आपसे कर रही हूँ कि विश्वमानव में हम रचना आई थी कि उसकी कुछ चंद पंक्तियां अभी भी मुझे याद हैं कि दीप कितने ही जलाए, दीप कितने ही जलाए, किंतु मन का दीप बुझता जल न पाया, दीप कितने ही जलाए। कि दीपकों की पंक्तियां कितनी जलाई और जगमगाहट कर दिवाली अति मनाई, किंतु मन का दीप बुझता यह न जलता, और हृदय पटका गहन तम तारे न टरता, दीप कितने ही जलाए, किंतु मन का दीप जलता बुझ न पाया। और उसके कुछ अंतिम, क्योंकि ये कविता रूप में बड़ी कविता थी, अंतिम कुछ पंक्तियां देना चाहूंगी कि आह उठती है हृदय में हुक सी, आह उठती है हृदय में हुक सी, हृदय का वह शत्रुतम मिटने न पाया, और दीप कितने ही जलाए, किंतु मन का दीप बुझता जल न पाया। तो मैं इसको प्रथम रचना इसलिए मानती हूँ क्योंकि विश्वमानव में छपी थी, प्रमाणित हो चुकी थी, वहीं से मैं अपने इस साहित्य का शुभारंभ मानती हूँ। और फिर मैंने कई रचनाएं लिखी और उनको संग्रहित करने लगी। और मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आदि कवि भी थे ना वाल्मीकि जी, कहीं ना कहीं वेदना, पीड़ा का भाव अंतरतम को झकझोर कर रखता है, जिससे हमारे भाव किसी न किसी रूप में वो स्वतः ही निकलते हैं। वो ऐसा लगता है उस समय हमें नहीं मालूम कि हमने क्या लिख दिया है और क्या भाव हमारे अंदर उमड़े हैं।
जो उस साहित्य से जुड़ा रहता है, जो उसके अंदर की गहराइयों तक जानता है, तो वो उसको उकेर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उन परिस्थिति में वो उन शब्दावलियां भी न जाने उसके हृदय में कहाँ से स्फुरित होती हैं और वो पंक्तिबद्ध होता चला जाता है। तो जैसे उन्होंने कहा था ना कि वो क्रौंच पक्षी का जोड़ा देखा था बध होते हुए, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देखम अवधिम काम मोहितम, कैसे उजागर हुआ था। वो तो एक कहना चाहिए आपको, सबको इतिहास पता है, डकैत के रूप में वो आदि कवि बन गए थे। कैसे? क्योंकि उनके मन में भी वो पीड़ा भाव जागा था और वहीं से वो कवि बने। पंत जी ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजन। तो वेदना का भाव, मीरा विरह की गायिका रही है ना, और महादेवी आधुनिक काल में लेते हैं, वो भी वेदना और पीड़ा से ही उनके गीत आप देखते हैं, छायावादी कवित्री हैं, सर्वोत्कृष्ट रचनाएं हैं। तो इस तरीके से मैं भी प्रारंभ मानती हूँ, कहीं न कहीं वेदना ने मेरे हृदय को भी छुआ है और साहित्य में लेखनी चली है। तो सफलता की आपकी सबसे बड़ी कुंजी क्या रही? सफलता की कुंजी तो मैं कहना चाहूंगी प्रेरणादायी माँ होती है। क्योंकि जिस माँ ने, भले ही वो, मैंने अभी बात मेरी चल रही थी किसी से कि मेरी माँ केवल कक्षा 4 पढ़ी थी उस समय में, लेकिन वो कहती थी कि हमारा भविष्य तो ऐसे ही गया, तुम अपना जीवन सुधारो, तुम ये करो। और घर के काम और घर के श्रम के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी और हमसे कहती थी पढ़ो करो, हर गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ना कुछ सीखो और जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। तो हम कला में पेंटिंग वगैरह हो गया, साहित्य में हो गया, लेखन कार्य हो गया, संगीत में हमारे घर में थोड़ा फादर का भी झुकाव था, पारिवारिक माहौल में हमारे सांस्कृतिक धार्मिक ये रहा है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो कहना चाहिए वो सच कहा है, तो उसकी तरह स्वतः ही झुकाव होता चला। तो जीवन में सबसे कठिन चुनौती कौन सी रही है? कौन सी ऐसी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? हाँ, कठिनाइयां पक पक कर होती हैं। देखिए, एक सीधे हम लक्ष्य को पाने के लिए एक रास्ते में भी चलते हैं, उसमें भी मोड़ आते हैं, और अगर पहाड़ी रास्ते पर चले तो वहां तो कितना दूर होता है, हमें सारे कष्ट झेल कर तब हम अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचते हैं। वही कुछ रहा है और सबके जीवन में रहता है, किसी के जीवन में कुछ अधिक संघर्ष है, किसी के जीवन में कम है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जैसा मैंने बताया, बाल्यावस्था में जब पिता को हमने खो दिया था, तो पढ़ाई को लेकर ये हुआ था कि जो नजदीक में स्कूल हैं, जहाँ दूर न जाना पड़े। तो उस समय हल्द्वानी में, उस समय की आपको बात बताती हूँ चंद्रा जी, कि जब यहाँ केवल 2-3 ही कॉलेज हुआ करते थे, खालसा था, जीजेएसी था, ललित महिला, तो पास में हमारे ललित महिला पड़ता था, रेलवे बाजार वाला, वहीं हम पढ़े। पढ़ाई भी अच्छी रही, तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में सेंटर टॉप भी किया है, छात्रवृत्ति मिलती रही। और तो सर्वप्रथम अपनी माता के लिए ही, जिस माँ ने हमको पढ़ने के लिए भेजा था, सबसे कहा नहीं लड़कियों को पढ़ाना है, तो उनके लिए वस्त्र लाए, घर के बड़े लोगों के लिए वस्त्र लाई, तो खुशी इतनी थी। तो इस तरह के भाव हमारे बचपन में रहते थे और वही माँ को मैं आज भी याद करती हूँ। उन्होंने बहुत संघर्ष हम लोगों के पीछे किया। तो पुष्पलता जी, जैसे कि आपका साहित्य की ओर इतना रुझान रहा, तो इस काव्य और गद्य में जो रुझान रहा, आपका किस क्षेत्र की ओर ज्यादा रहा? जी चंद्रा जी, बताना चाहूंगी कि साहित्यिक रचनाएं, साहित्य धर्मिता के क्षेत्र में प्रारंभ में तो मेरा जो शुरुआती हुआ है वो काव्य के रूप में, क्योंकि मैंने छोटी छोटी क्षणिकाएं, छोटे छोटे गीत, तुकबंदियां उस अवस्था में करनी प्रारंभ कर दी थी जब कक्षा 9 और 10 में मैं पढ़ा करती। क्या बात है। तो उस समय लेकिन समझ कम होती थी और उनको सहेज कर भी नहीं रखते थे। और उस दौर में विश्व मानव पत्र में प्रथम ये रचना आई थी, तो वहां से फिर मैं धीरे धीरे कविताओं को इकट्ठा करने लगी थी। तो लेकिन उससे पहले मैंने गद्य संकलन निकाला, क्योंकि जीवन ज्योति नाम से एनजीओ भी चलाती थी, तो मैंने उसके लिए एक गद्य संग्रह निकाला था, पर्यावरण से हम कितने सुरक्षित हैं। तो उसमें पर्यावरण को लेकर एक प्रश्न चिन्ह था कि हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए बहुत प्रयास किया था मैंने, निजी आर्थिक दृष्टि से भी और स्वयं की मेहनत से भी, हर विद्यालयों से भी संपर्क किया था, और मैंने स्वयं एक अध्यापिका भी के साथ नियुक्ति की थी प्रयोगात्मक कार्य के लिए। तो एक अंदर से जुनून था ना, बिल्कुल, चीज करने और का। समाज में एक कार्य किया था। यहाँ हर विद्यालय की लाइब्रेरियों में भी मैंने जो पुस्तक प्रथम निकाली थी दी थी, और उसके बाद मैंने उसका द्वितीय संकलन निकाला इधर 2023 में पर्यावरण को लेकर ही गद्य संग्रह में। साथ ही काव्य का कार्य भी मेरा चल रहा था,
तो पुष्प पल्लव काव्य ग्रंथ मैंने जो प्रथम ग्रंथ के रूप में निकाला 2016 में। इसके बाद मैंने द्वितीय काव्य संग्रह के रूप में पुष्प उपवन निकाला। उपवन में तो छंदबद्ध छंदमुक्त हर प्रकार की रचनाएं हैं, जिसमें रुबाइयां भी हैं, दोहे भी हैं, धनाक्षरी भी है, कविताएं और गीत का संकलन है। और पुष्प पल्लव में भी मेरी 200 लगभग कविताएं हैं। और बाल कविता संग्रह के रूप में भी मैंने नया सवेरा या चुनमुन करके बाल पुस्तिका लिखी है, पुस्तक संग्रह है। उसका द्वितीय संकलन भी जल्दी आने वाला है। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है अल्मोड़ा बाल संस्थान, उत्तर प्रदेश बाल संस्थान के माध्यम से, तो एक सम्मान मिला। इसके साथ ही कुमाऊनी पुस्तक मेरी जो है अभी प्रकाशाधीन है। दूसरी बात 30 से ऊपर साझा संकलनों में, कुमाऊनी संकलनों में भी मेरी रचनाएं गई है। मोहन कृति पटल से मोहन जोशी जी द्वारा लिखित 8 करके और गढ़ाव करके उन्होंने संकलन निकाले हैं, जिनमें 6, 8, 10 रचनाएं छपी हैं। तो इस तरह और कई पत्र पत्रिकाओं में कुमगढ़ है, साथ ही पहरू है, अदली कुसली है, इनमें भी मेरी कुमाऊनी रचनाएं जाती हैं। तो कुमाऊनी संस्कृति को भी बचाने के लिए मेरा प्रयास रहता है। तो बच्चों को भी हमने जो भी मैं नया सवेरा एक चुनमुन की बात कर रही हूँ, उसको हमने उस प्रकार की दंत कथाओं में या भूत प्रेत की, राजा रानी परियों की कथाओं से नहीं जोड़ा है, बल्कि विज्ञान के दृष्टिकोण से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें मेरी कविताओं में मिलेगा। जो बाल कविता संग्रह है मेरा नया सवेरा, नया सवेरा या चुनमुन का मतलब नया ही है वो, और बच्चों के लिए रुचिकर भी है और उन्हें यथार्थ से जोड़ा है। उसमें कोई हमने उन्हें भ्रमित नहीं किया है, उसमें वास्तविकता है, प्रकृति से जोड़ा है, दिनचर्या है, नैतिकता और सदाचार से जोड़ा है, इस तरह की बातें हैं। तो जैसे ये आप किताबें रचनाएं करी हैं, इतनी सारी किताबें हैं, बहुत ज्ञानवर्धक भी हैं, तो कोई लेना चाहता है आप या किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो किस माध्यम से ले सकते हैं? हाँ, अभी तक कुछ पुस्तकें मैंने एक आध जगह स्टॉल में रखी हुई हैं और रुद्रपुर वगैरह में दी हैं, बुक ट्री में, और बाकी विद्यालय की लाइब्रेरी के स्कूल वालों से कांटेक्ट करके स्कूल में मेरी लाइब्रेरी में पुस्तकें गई हैं। और बाकी जो भी है, मैं संपर्क नंबर आपके माध्यम से यदि मिल जाएगा तो मेरे आवास से मुझसे ले सकते हैं। आरटीओ रोड में मैं हूँ और नंबर आपके माध्यम से भी मिल जाएगा। तो 8433073783 मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो स्वागत है, पुस्तकें समाज के लिए ही हैं। आप तो दोस्तों आप जरूर लेने जाइए और अपने संस्कृति से संबंधित अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो सिर्फ एक मोबाइल पर टिक गई है, जो रिसर्च भी करना होता है, कुछ हमको जानना भी होता है, प्रैक्टिकली ना करके वो सिर्फ मोबाइल से खोज करके सवाल भी करते हैं, तो मोबाइल से होता है। बहुत सही प्रश्न आपने किया है, क्योंकि परिवर्तन, कहते हैं कि परिवर्तन जीवन है, लेकिन कहीं कहीं पर इतना बड़ा परिवर्तन आ जाना, हम बहुत कुछ खो भी रहे हैं। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो परिवर्तन तो समय की मांग है, लेकिन हम उस चीज को भूल जाएं जहां हम पीछे हो रहे हैं। देखिए, हमारे वेद ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, संस्कृति के, हम पुराण महाभारत वेदों की बात चलिए, हम संस्कृत के, हम वैदिक कालीन को नहीं, संस्कृत को नहीं जान रहे हैं, लेकिन आज के जीवन में जो हमको अध्ययन का हमारा माध्यम है, उन पुस्तकों को भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम मोबाइल तक सीमित हो रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, तो ये चीज जो है बहुत खलती है। और इसीलिए हम पुस्तकें लिखते हैं, या इतने बड़े बड़े राइटर लोग साहित्यकार सर्जन कर रहे हैं, तो उनको उसके पाठक नहीं मिल रहे। लाइब्रेरी में आप देखते हैं कि कुछ जो सिलेबस बेस है, या जो बच्चे जो हैं कंपटीशन बेस्ड पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, और सारी पुस्तकें पढ़ी भी नहीं जा रही हैं। तो जो हमारी संस्कृति, संस्कार, समाज की परिपाटी, परंपरा को जीवंत रखने के लिए हमें पुस्तकों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ दिया है, उसकी बदौलत हम लोग देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चे, जो हम सेतु का काम हम इसलिए करते हैं कि हम इस अवस्था में हैं कि हम नव पीढ़ी को भी देख रहे हैं, और हम अपने कुछ बुजुर्गों को भी हमने देखा है। तो हम जब उनकी धरोहर को हम कुछ सहेज कर रखना चाह रहे हैं, अब आने वाली पीढ़ी जो हम सेतु रूप में काम कर रहे हैं, उनको नहीं देखेगी, पढ़ेगी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हर घर परिवार की परंपरा, हिस्ट्री, अभी देखिए, पहले से लोग वंशावली लिखते थे, अभी भी लिखते हैं, लेकिन उस वंशावली को खोलकर बच्चे देखेंगे नहीं, तो फिर वंश परंपरा का पता नहीं लगेगा। लेकिन नव पीढ़ी को भी अपने इस साहित्य को बचाना चाहिए। हमारी देवनागरी लिपि, अगर इंग्लिश माध्यम से हम शिक्षा ले भी रहे हैं, तो हमें हिंदी को भी मजबूत बनाना है, उसमें भी हमें अपना ज्ञान वर्धन करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि जब विरासत के रूप में ये चीजें बचेंगी नहीं, लिपि समाप्त होगी, बच्चों को जानकारी नहीं होगी, तो ये हमारा साहित्य कैसे जीवित रहेगा? तो ये भी एक चिंतनीय विषय है।
तो हमारे प्रशासनिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हम सबको मिलकर प्रयास करना है। देखिए, भाषा, संस्कृति, संस्कार, परंपरा का भी एक बहुत बड़ा संरक्षण धरोहर होता है। तो जब हम उस भाषा को छोड़ देंगे तो हम इन चीजों से भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं भारतवर्ष श्रेष्ठ है, वो इसीलिए श्रेष्ठ है कि यहाँ पर जिस तरह हम कहते हैं कि सारी ऋतुएं हैं, उसी तरह यहाँ पर सारा ज्ञान है। वो चाहे हमने देखा वैदिक ज्ञान हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो। आप कहते हैं ना कि हमारे चारों वेदों में हर तरह का ज्ञान है, तो हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चों के भी इस प्रकार के साक्षात्कार लिए जाएं कि आज बच्चों, आपको किसी भी राइटर की कोई पुस्तक दी जाए, इसके संदर्भ में आपको कुछ बोलना है, या किसी बच्चे को 2-4 पोयम दी जाए, आज इस पोयम को पढ़ना है और उसके भाव बताने हैं। और ये काम हमारे स्तर से भी हो सकता है जो प्रबुद्ध जन है, और इसके अलावा मैं सोचती हूँ कि शिक्षा जगत के माध्यम से भी काफी कुछ किया जा सकता है। तो आपने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की, तो इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आपने अपने निजी जीवन को साहित्यिक जीवन से कैसे संतुलन बनाए रखा और बरकरार रखा? मैं कहना चाहूंगी, देखिए, अगर हम एक गृहस्थी में हैं तो गृहस्थ जीवन के साथ साथ ये चीजें करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जो आपने प्रश्न किया है कि वो कठिन तो पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज बताएंगे, जिस चीज का जुनून होता है ना, तो आदमी को कितना ही थकान हो, यदि हमें अपने मनपसंद का काम मिल गया तो हम रात में 2 बजे तक भी, 3 बजे तक भी बैठ के कार्य कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जब हम गृहस्थी में, चाहे हम अपने रसोई घर में काम कर रहे हों, कुछ भी कार्य कर रहे हों, एक पेन, एक डायरी रहती है। काम भले हम किचन का कर रहे हैं, लेकिन दिमाग चलता है और भाव उमड़ते रहते हैं। और मेरी तो कई रचनाएं ऐसी बनती हैं कि 4 पंक्तियां लिख दी डायरी में और फिर बैठे तो भाव आते चले गए, वो पूरी रचना बन गई। तो इस तरह इसका कोई समय नहीं है, हमें समय निकालना पड़ता है। तो जैसे हमारे समाज के लिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? सच होने चाहिए, सपने हम कहीं देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैं जो समाज के लिए कहना चाहती हूँ, यही सोचती हूँ कि कभी हमने जो एक इतना स्वस्थ सुंदर अपना पर्यावरण देखा था, जो प्रकृति देखी थी, जो आनंदमय जीवन हमने बचपन जिया था ना, क्या कभी वो सुंदर सा चारों ओर का वैभव प्रकृति का होगा? क्या हमें फिर से वो खुशहाली नजर आएगी? क्योंकि आज के बच्चों को हम बताते हैं कि हमारे समय में ऐसे फलों के वृक्ष लदे होते थे, ऐसे तितलियां जो है दूर दूर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती थी, ऐसी मधुमक्खियां गुंजार करती थी, तो हमने वो देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम किसी तरह, आज जो स्थिति हो चुकी है, प्रकृति का विध्वंस हम प्रकृति के रूप में कर रहे हैं। प्रकृति जो हम चाह रहे हैं वो प्रकृति का विनाश करके ही नहीं, अन्य कारणों से भी हो सकती है। अभी तो मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय, ये पौधारोपण का इन्होंने भी मुहिम चलाई है। तो इस तरह की मुहिम चलनी चाहिए। हमें पर्यावरण जब स्वस्थ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, तो हम ये भूल जा रहे हैं कि हम स्वस्थ समाज कहते हैं। स्वस्थ समाज के नागरिक भी स्वस्थ तभी होंगे जब हमारा ये चारों ओर का परिवेश भी स्वस्थ और समृद्ध होगा, हरा भरा होगा। तो इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि समाज में सबसे पहले एक हमारा स्वस्थ पर्यावरण हो। और सफलता और संस्कार, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती है? देखिए, ये दोनों चीजें एक पहलू है। क्या एक सिक्के के 2 पहलू क्यों कहेंगे? क्योंकि जितनी सफलता जरूरी है उतनी संस्कृति भी। हाँ, हम संस्कृति और संस्कारों के माध्यम से ही सफल जीवन कह सकते हैं। सफलता केवल एक धन दौलत वैभव को कमा लेना ही नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश भी है, क्योंकि वो सफलता किसी भी काम की नहीं होती है जिसके पीछे आदमी, व्यक्ति अपनी संस्कृति, परंपरा, नैतिकता, उन चीजों को भूल जाते हैं। तो संस्कृति, संस्कार सर्वोपरि हैं, तभी जीवन सफल होता है। सफल जीवन संस्कारी जीवन भी होता है। जितना वृक्ष फलों से जब लद जाता है ना, वो चरित्र विनम्र भी होता है, तो वही सफलता है, मैं कहना चाहूंगी। यदि आपको अपने जीवन को एक पंक्ति में बताना हो तो आप कैसे कहेंगे, और इसका खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा मंत्र क्या होगा? अब आपने ये बात तो कही है कि एक पंक्ति में अपने जीवन की बात रख देना एक बड़ी बात भी होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विषम परिस्थिति में भी धैर्य को बनाए रखते हुए, है ना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना, यही जीवन का ध्येय रहा है और रहना चाहिए। ये सभी के लिए एक मेरा संदेश भी है। लगभग 250 से ऊपर आपने सम्मान प्राप्त करे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ और प्रेरणा का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे?
अब मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ये तो मेरा जुनून, मेरी लगन रही। प्रारंभ में यहाँ तक कि घर गृहस्थी में सबके अभिरुचियां एक सी नहीं होती हैं। हाँ, ये ठीक है कि हम अपने चलते रहे करते रहे, लेकिन कई परिस्थितियां विषम भी आती थी। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वतः का जुनून और कुछ जो पैतृक मैंने कहा और जो मन के भाव की माँ ने कहा कि अपनी इच्छा से मैं जो कुछ आगे बढ़ना है करना है, मैं उसी को मानती। ये स्वतः की इच्छा, स्वतः का प्रयास और कुछ माता पिता का आशीर्वाद है। जी, अंत में मैं चंद्रा जोशी इस मंच पर आने वाली पुष्पांजलि यानी कि डॉक्टर पुष्पलता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो आप एक प्रेरणादायक पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए कहेंगे? तो मैं एक रचना आपके सामने रख देती हूँ, जरूर। क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा कि जो कुछ हमने समृद्धशाली अपनी प्रकृति में बचपन जिया है ना, तो उसको याद करते हुए कि अब स्वर्णिम भविष्य वैसा ही होना चाहिए, उसके लिए मैं एक अपनी रचना स्वर्णिम भविष्य गीत रखना चाहूंगी। जी, सुनिएगा। फिर भ्रमरों का गुंजन होगा, फिर भ्रमरों का गुंजन होगा, मधुबन में तितली नाचेंगी, डाली डाली लद जाएगी, डाली डाली लद जाएगी, मन कानन को महकाएगी, मन कानन को महकाएगी। नित कोमल कलियों का खिलना, नित कोमल कलियों का खिलना, मधुप पराग कणों का गिरना, ओस बिंदु का टप टप गिरना, ओस बिंदु का टप टप गिरना, जन जन का चित चोर बनेगी, जन जन का चित चोर बनेगी। शिशुओं का बागों में जाना, शिशुओं का बागों में जाना, फिर तितली के पीछे पड़ना, भीनी 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 खुशबू उड़ना, फिर वृक्षों में बौर लदेंगे, फिर वृक्षों में बौर लदेंगे, रिम झिम वर्षा होगी, रिम झिम वर्षा होगी, डालों पर कोयल कूकेंगी, डालों पर कोयल कूकेंगी। फिर से मुन्नी और मुनिया, फिर से मुन्नी और मुनिया, डालों पर झूला झूलेंगी, डालों पर झूला झूलेंगी। शैशव भी अंगड़ाई लेगा, शैशव भी अंगड़ाई लेगा, फिर कागज की नाव बहेगी, फिर कागज की नाव बहेगी। पिक चकोर और मयूर की, पिक चकोर और मयूर की, सुंदर छवि सर्वत्र मिलेगी, अनुपम छवि सर्वत्र मिलेगी। प्रकृति माँ की गोदी में, प्रकृति माँ की गोदी में, शिशुओं की किलकारी होगी, शिशुओं की किलकारी होगी। सतरंगी छवि इंद्रधनुष से, सतरंगी छवि इंद्रधनुष से, नभ में फिर सुषमा बिखरेगी, नभ में फिर सुषमा बिखरेगी। जूही चंपा और चमेली, जूही चंपा और चमेली, कुंदकली घर घर होगी, कुंदकली घर घर होगी। अतीत की उन रेखाओं से, अतीत की उन रेखाओं से, फिर भविष्य स्वर्णिम होगा, फिर भविष्य स्वर्णिम होगा, फिर भ्रमरों का गुंजन होगा, फिर भ्रमरों का गुंजन होगा। ये बचपन जिया था, कुछ चीजें इसमें अब दुर्लभ हैं। क्या बात है, इतने बहुत सुंदर एक लय में और एक सुंदर गायकी में आपने बहुत अच्छा लगा। तो अब सावन मास भी चल रहा है,
तो सभी बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि तीज भी आने ही वाला है। 4 पंक्तियां देते हुए, तरवर पर झूले पड़ते हैं, तरवर पर झूले पड़ते हैं, तरुणी अंगड़ाई लेती जब, तरुणी अंगड़ाई लेती जब, सावन की भीनी खुशबू में, सावन की भीनी खुशबू में, तब मेहंदी रंग लाती है, चूड़ियां हरी खनकती तब, चूड़ियां हरी खनकती तब, मचलती कोमल कलाई है, रिम झिम झरती फुहार, रिम झिम झरती फुहार, गोरी के तन पर पड़ती हैं, धानी चूनर ओढ़ के धरा, क्या बात है। धानी चूनर ओढ़ के धरा, पीली चोली में इठलाती, पीली चोली में इठलाती, डालों से लिपटी लतिकाएं, डालों से लिपटी लतिकाएं, चंचल झोंकों से सिहरती हैं, अल्लड़ बालाएं गाती मल्हार, अल्लड़ बालाएं गाती मल्हार, घिर आते काले बदरा हैं, घिर आते काले बदरा हैं, धानी श्यामल आभा में तब, धानी श्यामल आभा में तब, वो चंद्रमुखी लजाती हैं, वो चंद्रमुखी लजाती हैं। सावन मास और हरियाली तीज के लिए और हरियाली पर्व के लिए सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डॉक्टर पुष्पलता जोशी, पुष्पांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपका।